नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये ग्रुप डी 17/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया सवाल है और ये हम लोग ग्रुप डी का 7वां सेट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 6 सेट कंप्लीट कर रखा है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा। आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ओके ना। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देनी थी यार कि यहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक जो टाइमिंग होगा उसमें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चलेगा। देन इसके बाद मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी, ओके। और सेकेंड जो टाइमिंग होगा उसमें हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे और इसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और एसआई होगा, ओके। तो अरिथमेटिक वाला जो ये पूरा सेगमेंट है ये लगभग 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और दूसरा जो होगा टॉपिक एडवांस भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो एडवांस में आप लोग बताना कहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसे हमने सोचा है पहले हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, एलजब्रा, मेंसुरेशन, उसके बाद आखिरी में ज्योमेट्री। तो ये भी मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। और हम चाह रहे थे यार कि अब जो क्लास हो ना इन चीज़ों का, तो इसको हम लोग लाइव करें, लेकिन उसके लिए कल हमने काफ़ी छेड़छाड़ किया पर कुछ हो नहीं पाया। इसी चक्कर में कल वीडियो भी नहीं बन पाया था। तो आज हमने कुछ लोगों को बुलाया है, शायद अगर आज सेटअप हो जाता है सब कुछ सही से तो हम लोग इसको आज से ही, अगर नहीं हो पाता तो अगेन कल देखेंगे फिर से अगर क्या इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। उसको पूरा करने के बाद हम लोग कल से इसको लाइव करेंगे, ओके। और इन सब का बार बार बोल रहे हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा। अगर अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग पहले उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जाके, ओके ना, क्योंकि पीडीएफ तो वही मिलना है ना यार। तो चलें अब पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं और इसके टाइमिंग के लिए मैसेज कर देंगे कि कितना कितना बजे से कौन कौन सा टॉपिक चलेगा। क्लियर है बात? तो चलें पहले इसको समाप्त करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए कहा है, यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु का कितना भाग था। ये सवाल पूछा है। देखें पिता का प्रेजेंट एज दिया है 48 वर्ष और सन का प्रेजेंट एज दिया है 28.8 वर्ष, ओके ना। ये दोनों के वर्तमान एज अलग अलग गिवन है। अब कहा यार एक चीज आप बताना, जैसे हमने बोला कि पुत्र का प्रेजेंट एज है 3 साल, पुत्र का एज है 3 साल, तो इसका जन्म कब हुआ होगा? तो आप बोलेंगे सर अभी अगर इसका एज 3 साल है इसका मतलब 3 साल पहले इसका जन्म हुआ होगा। किसी व्यक्ति का जैसे प्रेजेंट एज मान लीजिए 10 साल का है, कोई व्यक्ति अगर 10 साल का है इसका मतलब ये 10 साल पहले जन्म लिया होगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो पुत्र का अगर प्रेजेंट एज 28.8 साल है यानी कि इसका जन्म कब हुआ होगा? तो आप बोलेंगे 28.8 साल पहले जन्म हुआ होगा। तो पुत्र के जन्म के समय पिता का एज यानी 28.8 साल पहले पिता का एज क्या होगा? तो प्रेजेंट एज है 48 साल, 28.8 साल पहले एज क्या होगा? तो इसमें से 28.8 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 19.2 ईयर एज होगा पिता का पुत्र के जन्म के समय, ओके ना। और इसने बोला कि पिता का एज पुत्र के जन्म के समय पुत्र के प्रेजेंट एज का पुत्र के वर्तमान आयु का कितना भाग था? तो पुत्र के जन्म के समय पिता का एज था 19.2 वर्ष, पुत्र के प्रेजेंट एज का तो का वाला बट्टा में यानी पुत्र का प्रेजेंट एज बट्टा में कितना भाग था। बस सिंपलीफाई इसको कर लेना है। ऊपर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, नीचे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो डेसिमल अपने अपने जगह से हट जाएगा। अब इसको अगर देखेंगे आप तो ये होगा 2 से, ओके ना। 2 नमा 18, 2 8 16, 2 गुना कितना है ये? 2 गुना 96 है, ओके ना। अगर आप इसको देखेंगे तो ये है 3 से, 3 नमा 27, 3 छक 18, 3 गुना 96, ओके। तो 96 से 96 कैंसिल हो गया यानी कि 2/3 भाग, 2/3, 2/3 ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे, आसान सा सवाल था, बस थोड़ा डेसिमल में दे दिया तो कैलकुलेशन मुश्किल लगा होगा।
का मान लें कि 3 बिंदु है, 3 वर्टेक्स दिया ए बी सी और इन तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है 2। देखें यार, सॉरी, देखें, ये एक ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी है। एंगल ए का वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट है 0, -1, बी का कोऑर्डिनेट है 0, 3 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 2, 1। ओके, अब आगे कहा कि और त्रिभुज ए बी सी का एरिया Δ1 से रिप्रेजेंट किया, ये Δ1 है, और कहा Δ2 उस त्रिभुज का एरिया है जो उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना है। का एक और ट्रायंगल है जो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से बना है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाए हैं। और का इस ट्रायंगल का एरिया जो है ये DEF है, ये ट्रायंगल DEF है और इसका जो एरिया है उसको Δ2 से डिनोट किया है। तो कहा आगे कि Δ1 बटा, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में सुधार कर लीजिएगा, ये है Δ2 बटा Δ1 बराबर 1 बटा x। देन x का वैल्यू आपको बताना। एक चीज पहले आपको पता है कि सर ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको पता है, फॉर्मूला हाफ इंटू x1/2 -/3, पिछले सेट में भी एक सवाल ऐसा किए थे, प्लस x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2। ये चीज तो आप लोगों को पता है। तो आप बताएं पहला ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ x1 है कितना? 0, x1 है 0 इंटू, मेरे भाई यहाँ कुछ भी आ जाएगा तो ये 0 ही होगा, तो कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम खराब मत कीजिए। x2 है कितना? x2 भी है 0, तो अंदर कुछ भी आएगा तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। अब है x3 कितना? 2 इंटू (/1 -/2), तो (/1 है कितना? -1 और (/2 है कितना? 3, तो -1 -3 और 3 है, सॉरी, तो -1 -3 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो ये पहला ट्रायंगल का एरिया हाफ, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा -8, कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा -4, यानी पहला ट्रायंगल का एरिया -4 है। अब सेकेंड ट्रायंगल जो है कहा इस ओरिजिनल ट्रायंगल के तीनों भुजा के मिड पॉइंट को मिलाकर बनाया, और आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है कि त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होगा। ये चीज तो आप लोगों को पता है। तो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया है -4 और तीनों भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो ये ट्रायंगल बना, इसका एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल का 1/4 यानी कि -1 होगा। ओके, बात यहाँ तक सही है। अब देखिए यार, आपसे बोला Δ2 यानी सेकेंड ट्रायंगल का एरिया -1 बट्टा Δ1 यानी पहला ट्रायंगल का एरिया -4 बराबर 1 बट्टा x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना? 4। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलें आगे, आसान सा ही सवाल था, बस फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखें, x + y बराबर 3 दिया, x × y बराबर 2 दिया है। तो यहाँ पे देखें छोटा छोटा न्यूमेरिकल दिया है, तो आप खुद से थिंक आउट कर लीजिए ऐसा 2 नंबर जिसको जोड़ने पर 3 आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2 हो। तो ऐसा 2 नंबर कौन कौन है? 2 और 1, 2 और 1 3, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 होगा, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। अब x³ यानी 2 का क्यू 8, y³ यानी 1 का क्यू 1, तो 8 में से 1 गया कितना? 7। तो ऐसे सवालों को बेसिक करने में आप ज्यादा टाइम खराब मत कीजिएगा, आप थोड़ा छोटा छोटा नंबर है खुद से ही थिंक आउट कर लेना है। क्लियर है? चले देखें का भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72, 30 और 78 है। देखें एक ट्रायंगल के तीनों साइड का इसने लेंथ दिया है, कहा कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से इसे समतल कराने का क्या लागत आएगा। तो एक चीज पहले आप ट्रायंगल का तो एरिया निकाल ही लेंगे, चूंकि तीनों साइड मालूम है तो इस वाला नियम से ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। लेकिन जब भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबाई दिया हो तो आप एक बार चेक कर लेना क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन पा रहा ना। अगर राइट एंगल बन रहा तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको ये पता नहीं है कि ये ट्रिपलेट है या नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर है। तो आप इसका रेशियो ले लें, 6 से 12 छक 72, 6 पचे 30 और 6 से 1 13 छक 78, 5 12 13। तो आपको पता ही है ये ट्रिपलेट है, 5 12 13 ट्रिपलेट है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड दिया है। तो मेरे भाई देखे, राइट एंगल में सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होता है, तो कर्ण है कितना, सबसे बड़ा साइड है 78, मान लेते हैं ये 72 और ये 30। इन दोनों में से किसी को 72 30 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताएं इस राइट एंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, 2 से काटिएगा 15 दूना 30, मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे ही रहने दे, 15 गुना 72, ये ट्रायंगल का एरिया इतना वर्ग मीटर आ गया। अब आपसे बोला खर्च बताना है, 1 वर्ग मीटर का खर्च है 20 पैसा, 1 वर्ग मीटर का खर्च 20 पैसा। पैसे को अगर रुपए में लाएंगे तो 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी 1/5 रुपया। 1 वर्ग मीटर का खर्च है इतना रुपया, तो इतना वर्ग मीटर का खर्च क्या होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 3 सत 21, 216 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी ट्रायंगल का साइड अगर गिवन है तो आप पहले एक बार चेक कर लेना कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का तो साइड नहीं दिया ना, क्योंकि और बड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा तो आपको ट्रिपलेट तो इतना पता है नहीं, तो आप इसका रेशियो ले लें, आपको पता चल जाएगा। जैसे 72 30 78 का रेशियो लिए 12 5 13। अब ये तो पता है ही आपको कि 5 12 13 ये एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड दिया, और राइट एंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया पता कर गए का 1 वर्ग मीटर का खर्च है 20 पैसा, यानी 1/5 रुपया। तो इतना वर्ग मीटर का खर्च क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए का कितने मूलधन का यानी प्रिंसिपल निकालना है, का कितने मूलधन का यानी प्रिंसिपल बताना है। 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपया होता है। तो देखें यार, 6% के दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10 छक 60%, लेकिन एक्चुअल में साधारण ब्याज दिया है कितना, 120 रुपया। 60% 120 रुपया मूलधन निकालना है, यानी कि 100% का वैल्यू बताना है। तो 120/6 सॉरी 60 गुना 100, तो 60 से काटिए 2 बार, 2 गुना 100 कितना, 200। ऑप्शन नंबर सी। का इन सबों का एलसीएम निकालना है, तो इन सब का तो एलसीएम आप लोग खुद से ही निकाल लीजिएगा, आसान सा ये सवाल है। अब एक तो तरीका है यार कि इसका फैक्टर कर लें, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम आपका खराब हो जाएगा। सिंपल जैसे आप बचपन में करते थे, आप ऐसे डिवाइड करके ऐसे ऐसे जो करते थे ऐसे ही करके निकाल लीजिएगा। आंसर होगा ऑप्शन सी इसका मेरे ख्याल से। देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 11 से ये कटेगा कितना बार, 5 बार। 18 में से 6 जाएगा कितना, 12, 12 नमा 78 से 108, तो 108 + 5, 108 + 5 113। ऑप्शन डी। देखिए ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कहा ये एक फंक्शन दिया है, का ये कंप्लीट को अगर 25 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए 7 के पावर 21, 7 के पावर 22, 7 के पावर 23 और ये है 7 के पावर 24। इसको 25 से डिवाइड करना है, तो मेरे भाई 7 के पावर 21 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा। 7 के पावर 22 में से 21 कॉमन कर लिए, 1 तो 7 बचेगा। यहाँ 7 के पावर 23 है, 23 में से 21 कॉमन कर लिए तो 7 के पावर 2, 7 के पावर यहाँ कितना 3, तो ये है 7 के पावर 21 गुना 7 का क्यूब होता है 343, 7 का स्क्वायर 49, 7 + 1। इन सबों को ऐड कीजिएगा तो 7 3 10 और 10 20, हाथ में रहा 2 4 4 8 2 10, हाथ में रहा 1 3 1 4 400। अब का इसको अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 से 400 तो पूरा पूरा कट जाएगा। 25 से अगर 400 को डिवाइड करिएगा, 25 से 400 को डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25 शेष बच गया कितना 150, 25 छक 150, तो 16 बार में पूरा पूरा कट गया, शेष क्या बचा 0, और 0 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। ऑप्शन नंबर डी।
देखिए, दिए हुए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एंगल ए सी डी का मान कितना है। ओके, तो पहला कंडीशन तो आपको फिगर दे दिया और सेकंड कंडीशन दिया एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी ये वाला जो एंगल है, ये एंगल का 180 माइनस एक्स होगा। तो मेरे भाई ये चीज हम लोगों को पता है, इसको बताने का जरूरत है नहीं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर टोटल कोण 180 डिग्री का बनता है। अगर ये कोण x डिग्री है तो ये वाला 180 माइनस एक्स होगा। तो ये बताने का जरूरत नहीं था, हम लोगों को खुद पता है कि ऐसा होता है। तो सेकंड वाला का तो कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंस है ही नहीं। अब पहला देखें, x निकालना है। x अगर निकालना है तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो ये बाह्य कोण बनेगा, ये सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 141 डिग्री। तो x का वैल्यू बताने के लिए केवल पहला कंडीशन का जरूरत है। ओके ना, तो केवल फर्स्ट पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का रंजीत किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि अंजी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए, रंजीत है जो पूरा काम 25 दिन में कर देगा और अंजी पूरा काम को 20 दिन में समाप्त कर देगा। इन दोनों का एलसीएम 100, 20 25 चौक 100, 20 पचे 100 का 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। दोनों मिलकर यार एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम। एक दिन में 9 काम तो 5 दिन में कितना काम कर दिया, 45 काम। टोटल 100 काम है, 45 काम हो गया, रिमेनिंग वर्क बच गया कितना, 55। अब का रंजीत काम छोड़ दिया, अंजी शेष काम को खत्म करने में कितना दिन लेगा। तो अंजी एक दिन में 5 काम करता है, अंजी एक दिन में 5 काम तो 55 काम को कितने दिनों में कर देगा। अंजी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 11 दिन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का एक समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, एक समानांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस का भुजाओं की लंबाई 8 और 12 है। देखें यार, इसका साइड का लेंथ दिया 8 और 12 का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है। कोई ये सपोज विकर्ण जो है इसका लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर का, दूसरे विकर्ण का लंबाई लगभग क्या होगा। तो समानांतर चतुर्भुज में एक रिलेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दोनों विकर्ण के वर्गों का जो योग होता है, दोनों विकर्ण के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के योग का 2 गुना होता है। साइड के वर्ग के योग का 2 गुना होता है। ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण के वर्गों का जो योग है, दोनों विकर्ण के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के योग का 2 गुना होता है। तो एक विकर्ण है 10 तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100। दूसरा विकर्ण निकालना है तो d2 का स्क्वायर बराबर 2 गुना पहला भुजा है 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 144 प्लस 64, 144 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 208, यानी 2 8 16, 2 दूना 4। अब यार d2 स्क्वायर 100 उधर जाके घटेगा 316, तो d2 बराबर 316 का वर्गमूल। अब देखें, अब इसका एग्जैक्ट तो वैल्यू पता है नहीं, अप्रॉक्स में लगभग आंसर मांगा है। तो आप देखें 316 से पीछे पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 289, और 316 के जस्ट बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 324। तो 324 का वर्गमूल 18 और 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17। तो अब देखें, अरे यहाँ पे आपको अप्रॉक्स में आंसर देना है, तो ये तो 18 तो एग्जैक्ट होगा नहीं, 17 भी एग्जैक्ट नहीं होगा। अब आप बताएं कि ये 316 किसके ज्यादा करीब है, 316 324 के ज्यादा करीब है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 18 के आसपास का वैल्यू होगा। तो 18 के आसपास देखें, ये है 17.5, ओके, और ये है 17.8। तो 18 के ज्यादा करीब कौन है, 17.8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए देखें, का दो सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर
ए और बी का एलसीएम क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिए, को प्राइम हो या ओनली प्राइम नंबर हो, सह अभाज्य संख्या बोले या केवल अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है। अब इन दोनों अभाज्य संख्याओं का अगर मैं आपसे बोलूं एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, एलसीएम आ जाएगा 15। अब मैं बोलूं 3 और 5 का गुणनफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 5 15। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि प्राइम नंबर का जो गुणनफल होता है ना, वही उसका एलसीएम होता है, यानी प्राइम नंबर का एलसीएम और उनका गुणनफल आपस में बराबर होता है। क्लियर। जैसे अब को प्राइम नंबर है, जैसे मान लीजिए 3 और 4 ये को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य कहते किसको है, तो वैसे दो संख्या का युग्म जिनका HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 और 4 ये को प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर सिंपल मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 4 तिया 12। और इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल भी 12 होगा। यानी कि प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, इनका जो एलसीएम होता है वही इनका गुणनफल होता है, यानी कि एलसीएम और इनका गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो यही सवाल कहा कि दो अभाज्य संख्या ए और बी है, इसका एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों नंबर का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा तो इसका गुणनफल क्या होगा, ए बी, और इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम भी ए बी होगा। तो इनका गुणनफल और एलसीएम आपस में बराबर होता है, यानी कि इसका एलसीएम होगा ए बी। कई बार सवाल ऐसे दे देगा कि यहाँ पे तो क्लियर है, इस चीज को आप नहीं ये चीजें पता होता तो भी सवाल कर लेते कि ए और बी का एलसीएम क्या है, तो आप बोलते सर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एलसीएम, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, आंसर हो जाता। लेकिन कई बार सवाल इसी ग्रुप डी में ही पूछा हुआ सवाल है, किसी सेट में मिल जाएगा हम लोगों को कि दो अभाज्य संख्या या दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम है ए बी, एलसीएम है ए बी, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो आपको ये चीजें फिर पता होना चाहिए कि अगर दो अभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वही उसका गुणनफल भी होता है। तो अगर एलसीएम ए बी है तो गुणनफल भी क्या होगा, ए बी। क्लियर है बात। तो ये चीजें आप पता होना चाहिए आपको। चलें आगे। देखिए का एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई 24 और 25 है। लंबवृत्तीय शंकु का हाइट दिया है, देखिए ये कौन है, इसका हाइट दिया है अपने को कितना, हाइट दिया है इसका 24 और इसका तिरछा ऊंचाई दिया है 25। तो मेरे भाई हाइट दिया है 24, तिरछा ऊंचाई एल दिया है 25, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आपको पता है सर 90 के सामने ये लंब है, सॉरी कर्ण है 25, ये लंब है 24, तो ये आधार क्या हो जाएगा, तो 7 24 25, ये ट्रिपलेट पता है ना आपको, 7 24 25, ये एक ट्रिपलेट है। क्लियर है बात। तो रेडियस आ गया 7। तो का शंकु का वक्र पृष्ठ एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोला, और कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 7 और एल है कितना 25। तो 7 से 7 कैंसिल, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, यानी 550 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान विषय का चयन किया तथा 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थी ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय का चयन किया। देखें सबसे पहले तो बोला कि टोटल 60 विद्यार्थी है, जिसमें से 8 जो है नालायक, ये पढ़ने लिखने वाला है नहीं, तो 60 में से 8 घटा दिए तो बच गया शेष कितना, 52। अब ये जो 52 बच्चे हैं, इन 52 में से कुछ बच्चे गणित पढ़ता है और कुछ बच्चे जीव विज्ञान पढ़ता है, और कहा इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों पढ़ते हैं। और आपसे यही सवाल बोला कि दोनों पढ़ने वालों का संख्या क्या है,
तो मेरे भाई मैथ्स पढ़ने वालों का संख्या 29 है, जीव विज्ञान पढ़ने वालों का संख्या 32 है, तो टोटल पढ़ने वाले बच्चे कितने हो गए? तो 61 बच्चे हो गए। आप कहेंगे कि सर पढ़ने वाले तो टोटल 52 बच्चे ही हैं, जो कि 8 तो ये नालायक निकल गया, इसको कुछ पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं, तो 60 में से 8 गया, यानी पढ़ने वाले तो 52 बच्चे ही है। का जीव विज्ञान और मैथ्स पढ़ने वाले टोटल 61 बच्चे हो गए, तो 61 में से 52 गया। इसका मतलब ये है कि 9 बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ्स भी पढ़ रहे और जीव विज्ञान भी पढ़ रहे, और यही इसने सवाल पूछा है कि दोनों पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो 9 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का पानी के एक टैंक को 3 पाइप एक्स वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है। पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है यानी ये एफिशिएंसी का रिलेशन दिया है, और पाइप वाई एक्स से 2 गुना तेज है। एक्स वाई और जेड इन तीनों के एफिशिएंसी का ये रिलेशन दिया है कि जेड वाई से 3 गुना और वाई एक्स से 2 गुना, का जेड वाई से 3 गुना एफिशिएंट है और बाई जो है एक्स से 2 गुना एफिशिएंट है। तो मेरे भाई एक्स का एफिशिएंसी अगर 1 है तो बाई का 2 गुना 2 होगा, और बाई का एफिशिएंसी 2 है तो जेड का 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। तीनों पाइपों का एफिशिएंसी पता है। अब ऊपर इसने देखिए बोला है तीनों मिलकर पूरा टैंक 5 घंटे में भर देगा, तो आप बताएं एक्स 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा, बाई 1 घंटा में 2 लीटर, जेड 1 घंटा में 6 लीटर, तो तीनों मिलकर 1 घंटा में 9 लीटर भर देगा, तो 5 घंटा में कितना भरेगा? 45 लीटर। ये टैंक का क्षमता हो गया 45 लीटर। का एक्स अकेले इसे भरने में कितना समय लेगा? तो एक्स 1 घंटा में 1 लीटर भरता है, तो एक्स 45 लीटर भरने में कै घंटा लेगा? एक्स के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए यानी 45 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोन की संख्या 12,40,000 है। तो किस कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्मित किए गए? देखिए यार कंपनी ABC जो है ये 28% मोबाइल का उत्पादन करता है, XYZ 12% उत्पादन करता है, PQR 25% उत्पादन करता है, DEF 5% और LMN 30%। तो यहाँ देखने से ही लग रहा है सर LMN कंपनी जो है ये सबसे ज्यादा 30% मोबाइल फोन का उत्पादन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी LMN कंपनी सबसे ज्यादा फोन उत्पादित करता है। देखिए का आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 है तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। आसान सा सवाल है। लंबाई है 3x और चौड़ाई है कितना? x गुना 1x। परिमाप दिया आप सबको पता है, परिमाप होता है 2 × L + B। एक्चुअल में दिया है कितना? 96। 2 से काटिएगा 48 दूना 96। 3x और x 4x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो x का वैल्यू 12 बोला। लंबाई क्या है? तो लंबाई है 3x यानी 3 गुना 12, 12 36। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने पर मधु अपने विद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वह 5 मिनट देर से पहुंचती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है? सिंपल या डिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, S1 × S2। बड़ा वाला पहले 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा था, जो भी है स्त्रीलिंग है, चल रही थी सॉरी। अब का गति 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। पहले चाल था उसका 10 किलोमीटर पर आवर, अब चाल 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, यानी अब चाल हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर S1 × S2 बट्टा S1 - S2 होता है, तो बड़ा वाला गुना छोटा वाला, हाँ बट्टा इन दोनों का डिफरेंस कितना? 2 गुना टाइम का डिफरेंस। पहले 15 मिनट लेट, अब 5 मिनट लेट। लेट समान चिन्ह है तो डिफरेंस घटेगा ना। 15 में से 5 गया 10 मिनट। मिनट को आवर में लाइए 60 से डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 दूना 12 से 12 कैंसिल यानी 10 किलोमीटर।
ऑप्शन नंबर डी। एक तो तरीका ये है और एक तरीका है कि जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस है यार डी किलोमीटर दूरी, पहले 10 के चाल से जा रही थी तो समय लग रहा था कितना, दूरी बटा चाल समय। अब वही डी किलोमीटर दूरी 2 किलोमीटर चाल बढ़ा दी, यानी अब चाल हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, तो डी किलोमीटर दूरी 12 के चाल से जाएगी तो अब समय लगेगा इतना। और इन दोनों टाइम का जो अंतर है ये दिया है कितना, 15 मिनट लेट 5 मिनट लेट, 15 मिनट लेट 5 मिनट लेट, लेट समान चिन्ह है तो डिफरेंस घटेगा, 15 में से 5 गया 10 मिनट को आवर में लाइएगा 60 से डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके ना, तो मेरे ख्याल से ये आसान सा चीज है, आप ऐसे ही सवाल को करें, ज्यादा बेहतर ये होता है S1 गुना S2 बट्टा S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। S1 बड़ा वाला चाल होगा, S2 छोटा वाला चाल। देखिए का प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू पर व्यय कर देती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 बचाती है तो उसका कुल मासिक आय कितना है। सपोज मासिक आय है 100 रुपया, अपने इनकम का 30% घर के किराए पे खर्च कर दी तो शेष बच गया कितना, 70%। अब आगे का शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है तो घरेलू व्यय पर खर्च करने के बाद रिमेनिंग बचा कितना, 40%। इन दो मदों पर खर्च करने के बाद शेष बचा इतना, पर एक्चुअल में शेष दिया है कितना, 6300 रुपया। अब इसको काटा पीटी मचा दीजिए आप, 0 से 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 7 9 63, 4 से काटिएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, x बराबर 225 पर 2 0 यानी 22,500। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात, चलें आगे। देखें कहा एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर। देखें यार कहा 9, 10, 12, 15 से भाग दीजिएगा तो प्रत्येक कंडीशन में शेष 3 बचना चाहिए, तो इन सभी नंबर का एलसीएम ले लीजिएगा। ओके ना, उसके बाद 3 शेष बचना चाहिए, 3 ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे अच्छा है कि आप ऑप्शन से ही चले जाएं, 9 से कटने किसी एक नंबर को उठाकर चेक कर लीजिए, 9 से कटने वाला नंबर, तो ये देखें 9 से 1 कम, 9 1 कम 9 हो गया। और ऐसे भी 9 से डिवाइड होने का रूल है, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा मीन्स वो कंप्लीट नंबर 9 से कटेगा। तो देखें यार यहाँ पे है 9 1 कम 9, शेष बच गया कितना, 6, 9 7 63, ये तो पूरा कट रहा तो ये होगा नहीं, 9 1 कम 9, शेष बचा कितना, 6, 9 7 63, ये भी पूरा कट रहा, 9 7 63 ये भी कट रहा। अब 183 को 9 से डिवाइड करिएगा, शेष 3 बचेगा, 10 से करेंगे 3, 12 से तो भी 3, 15 से तो भी 3, यानी ऑप्शन सी। काफी आसान सा चीज है, आप एलसीएम एचसीएफ का जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप ऑप्शन से कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा 48 लोग किसी काम को 17 दिन में करेंगे, 6 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चला गया। देखें 48 लोगों के लिए 17 दिन का काम था, कहा 6 दिन बाद 4 आदमी चला गया, 6 दिन बाद गया यानी 6 दिन तक सबने काम कर लिया, 17 दिन का काम था, 6 दिन कर लिया तो शेष काम बचा है कितने दिन का, 11 दिन का, तो ये रिमेनिंग वर्क आ गया इतना। अब कहा यार इस काम को करने के लिए चूंकि 4 आदमी तो चले गए तो बचे हैं कितने आदमी, 44 आदमी शेष बचे का, ये सब लोग मिलकर बचे काम को कितने दिनों में कर देगा, हमने माना डी दिन में, तो 11 चौक 44, 4 से 12 चौक 48, तो डी बराबर 12 दिन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण। देखिए कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का एग्जाम्पल है। तो पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आवर्ती दशमलव का अर्थ क्या होता है। जैसे यार कोई भी फ्रैक्शन है जिसको हम लोग p बट्टा q के फॉर्म में लिखते हैं, ओके, जिसमें ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। अब एक चीज आपके लिए समझना जरूरी है कि आवर्ती दशमलव का अर्थ ये है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर अगर है, अगर हर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर है तो
तो वो आवर्ती दशमलव का एग्जाम्पल। आवर्ती कहने का मतलब कि वो कभी कटेगा नहीं, पॉइंटों के बाद इनफाइनाइट तक उसका रिजल्ट आ रहा होगा, ओके ना, उसको आवर्ती दशमलव कहते हैं। और शांत दशमलव कहने का मतलब भाग देने पर पॉइंट के बाद कुछ निश्चित डिजिट के फॉर्म में आंसर आ जाए तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। तो आवर्ती के लिए एक छोटा सा रिलेशन कंडीशन है जो आप लोग बस ध्यान में रखना कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आ जाए, जैसे 3 हो 7 हो 9 हो, यानी इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर अगर आ गया तो वो आवर्ती दशमलव का एग्जाम्पल होगा। तो इसको अगर सबको काट के हम लोग देख लें तो देखिए जरा, ये 6 से कटेगा ना, 6 चौक 24 या 12 दूना 24, 12 पचे 60, तो बट्टा में केवल 5 है, तो ये तो शांत दशमलव होगा, ये आवर्ती होगा नहीं। यहाँ पे देखें 24 पचे 20 से बट्टा में 5 है, तो ये भी आवर्ती नहीं होगा। अब इसको काटिएगा तो 6 चौक 24, 6 से 15 छक 90, तो यहाँ पे 3 है और 5 है। हमने क्या बोला, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर आ जाए, कोई फैक्टर आ जाए तो वो आवर्ती दशमलव होगा। तो यहाँ पर तो 5 के अलावा 3 आ गया, यानी कि ये आवर्ती दशमलव होगा। जैसे अगर इसको काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 पचे 30, तो बट्टा में 5 है, यानी कि ये शांत दशमलव होगा। क्लियर है बा? तो बस आवर्ती दशमलव के लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि डिनोमिनेटर में हर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर अगर आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर अगर आ गया तो वो आवर्ती दशमलव का एग्जाम्पल होगा। देखिए का, यदि मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूं तो मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है। 595 में एक सवाल इसमें छूट गया है यार, उसको हम आखिरी में लिख के करा देंगे। देखिए का, यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपया में बेचता हूँ, 595 में बेचता हूँ तो 19% का लाभ होता है। तो मेरे भाई क्रयमूल्य क्या होगा, तो विक्रयमूल्य में उल्टा गुना कर देंगे, क्रयमूल्य आ जाएगा 19% लाभ का उल्टा होगा 100/119। अब आप लोग इसको अगर काट पीट कर लीजिएगा, 5 से कटेगा 5 नमा 45, 5 से ये 5 बार में कट, सॉरी 119 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 500। तो क्रयमूल्य आ गया 500 का। यदि अब मैं इसे 475 में बेच दूं तो देखें यार, 475 में अगर बेचेगा तो बताइए उसे कितने रुपए का लॉस हो जाएगा। आप बोलेंगे 25 का लॉस हो जाएगा। 25 का लॉस किस पे, क्रयमूल्य यानी 500 पे, परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 2 0 से 2 0, 5 पचे 25 यानी 5% हानि। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का, दो संख्याओं का HCF 11 है, LCM 330 है, उनमें से एक संख्या 55 है, दूसरी संख्या क्या होगा। तो आपको रिलेशन पता है कि जब भी दो नंबर और उसके LCM HCF का चर्चा करें तो रिलेशन होगा LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। तो LCM है 330, HCF है 11, फर्स्ट नंबर 55, सेकेंड नंबर निकालना है। तो 11 पचे 55, 5 छक 30, 5 छक 30 यानी सेकेंड नंबर है 66। देखिए का, दो संख्याओं का LCM और HCF दिया, एक नंबर दिया, दूसरी संख्या निकालना है, आप लोग खुद से निकाल लेंगे। इसका आंसर होगा 204। देखिए a-1/a बराबर 7 दिया, a² प्लस 1/a² का वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, a² प्लस b² का 2 फॉर्मूला होता है। एक तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक फॉर्मूला इसका होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके ना, तो जो जिस हिसाब से डाटा दिया रहेगा वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ a माइनस 1/7 दिया तो a² प्लस 1/a² क्या होगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इससे ये कैंसिल, a माइनस 1/a का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2, 49 और 2 कितना, 51। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एक सवाल छूट गया था, वो सवाल हम लिख देते हैं। था यार कि 21 प्रेक्षणों का औसत 21 प्रेक्षणों का माध्य यानी कि एवरेज है 40 का। यदि
10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का नया माध्य क्या होगा, ये पूछा। देखिए यार का 21 प्रेक्षणों का यानी प्रेक्षण यानी संख्या 21 संख्या का औसत है 40। ओके ना। का 10 संख्या में से प्रत्येक में कहा 21 बढ़ा दिया जाए तो नए प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। देखिए यार पहले से एवरेज था 40। ओके ना। 10 प्रेक्षण में से प्रत्येक में 21 बढ़ा दिए, 10 में से प्रत्येक में अगर 21 बढ़ा दिए तो टोटल योग में कितने का वृद्धि हो जाएगा, 210 का। योग अगर 210 बढ़ गया, योग अगर 210 बढ़ गया तो आप बताना एवरेज में कितने का वृद्धि होगा। तो योग को अगर एवरेज में लाइएगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 21 संख्या है तो 21 से डिवाइड करिएगा तो योग 10 बढ़ गया, सॉरी एवरेज 10 बढ़ गया। यानी कि पहले एवरेज था 40, अब एवरेज 10 बढ़कर नया एवरेज हो जाएगा कितना, 50। क्लियर है बात। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं कि 21 संख्या का औसत 40 है तो 21 संख्या का योग कितना, 21 चौक 84, 840 होगा। का 10 में से प्रत्येक के मान में 21 का वृद्धि कर दिए तो 10 को मिलाकर टोटल योग कितना बढ़ जाएगा, 210 बढ़ जाएगा। तो अब 21 संख्याओं का नया योग हो गया इतना, 21 संख्याओं का योग इतना, तो 21 संख्याओं का एवरेज कितना, 21 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 4 1 5 8 2 10 बट्टा 21। 21 से काटिएगा 50 बार में कट जाएगा, यानी कि अब संख्याओं का नया एवरेज होगा 50। तो दोनों तरीका सही है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। और क्लास से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो तो हमने दे ही दिया था आप लोगों को, आज देख लेते हैं। अगर सेटअप वगैरह सब सही हो जाता है तो आज से ही क्लास स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर कल से क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ओके ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक मेरे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।